जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरु जीवन विद कॉम्पिटिटर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाल मनोविज्ञान के सीटेट 2012 के नवंबर में जो पेपर हुआ था। एक पेपर जनवरी में हुआ था, एक पेपर नवंबर में। दोस्तों, हम नवंबर की बात करते हैं 2012। उसमें हम बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन को लेके डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। कौन सा? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल होता है। दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है? मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मेरा परिवार। दोस्तों, आगे चलते हैं हम। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। दोस्तों, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा को वाच पाता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है, तो उसे कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया है, शब्द जबलिंग विकार है, डिसलेक्सीमिया है या डिस्मोफिलिया है? दोस्तों, उसे क्या है? उसे डिसलेक्सिया है। दोस्तों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। दोस्तों, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं। पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। चौथा ऑप्शन है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। दोस्तों, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका चौथा ऑप्शन सही है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। आगे चलते हैं हम। चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। जो नंबर दिया है उसमें दिया है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, सेरीकरण या पूर्व प्रक्रम। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन में जो गा, घा, खा का आएगा, फिर खा, घा, गा का आएगा, फिर गा, का, घा, खा आएगा और चौथा ऑप्शन है घा, घा। अर्थात हम बात करते हैं घा, गा, खा, गा, अर्थात पहले ऑप्शन की बात करते हैं हम। तो इसमें पहला ऑप्शन गा में सही का है। दूसरा ऑप्शन पूर्व
प्रक्रम और तीसरा ऑप्शन खा प्रतिक्रिया चयन और चौथा ऑप्शन प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। दोस्तों तो इसको हम देखते हैं, इसको सिर्फ जब मैच करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है, हमारा चौथा ऑप्शन आता है, अर्थात पूर्व प्रकरण पहले आएगा, फिर उसके बाद गा आएगा, सही करें, फिर उसके बाद खा आएगा, प्रक्रिया चयन और प्रक्रिया क्रियान्वयन सबसे लास्ट में आएगा। दोस्तों ये ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं हम दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः औसत से बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः संबंधित होते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनमें प्रत्येक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित रहते हैं। दोस्तों तो इसे कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। तीसरा ऑप्शन है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता का बढ़ावा दे रही है। और चौथा ऑप्शन है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे। दोस्तों आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताओं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, विद्यार्थियों की त्रुटियों और विद्यार्थियों के अधिगम शैली का। दोस्तों तो इसमें किसका ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। आगे चलते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक समान जोड़ा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है तथा और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। दोस्तों आगे चलते हैं हम इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, निर्धन परिवार वाले लड़के को की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोस्तों तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं कर पाता है। दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। दोस्तों तो इसमें दौड़ना, लिखना, चलना और फुदकना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, लिखना। दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दक्ष कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। अगला ऑप्शन है बच्चे द्वारा उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख करते हैं कि जिसका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। और चौथा ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका सहयोगात्मक समस्या समाधान चौथा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम। किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्त के भाव। दोस्तों तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है,
इसमें पहला ऑप्शन सही है। दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार की बात करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम, जो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, क्या होता है? डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया दोस्तों। तो क्या है? डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे चलते हैं हम, आंशिक पुनर्बलन सतत मूल्यांकन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त किया जा सकता है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। और अगला ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है दोस्तों। तो क्या कौन सा सही है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या स्मृति दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम, निम्नलिखित में से विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, प्रकरणों की विविधता उन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। चौथा ऑप्शन है इसमें विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। इसमें बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं दोस्तों। तो आपको बी ऑप्शन सही। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, वे विद्यार्थी जो संभ्रांत ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपकरण अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास या नैपुण्यता अभिविन्यास दोस्तों। तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास दोस्तों। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। दूसरा है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करते हैं। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देना दोस्तों। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें बी ऑप्शन सही। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? रूपिम, स्वनिम या संकेत, प्रयोग विज्ञान या वाक्य दोस्तों। तो इसमें कौन सा है? स्वनिम दोस्तों, उसका सेकंड ऑप्शन सही है। स्वनिम क्या होता है? स्वनिम जो होता है बोलचाल की भाषा में उच्चारित रूप में वह न्यूनतम विशेषता है जिसके द्वारा कही गई बात कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट होता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम, बुद्धिलब्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, सिवाय विविध तरीकों से सीखने का अवसर किया जा सकता है। संवेगित बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि या बुद्धिलब्धि से संबंधित होता है दोस्तों।
बुद्धि प्रकरण संख्याओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला ऑप्शन है विषयों की विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर। दोस्तों गुरुजी वर्ड विद कॉम्पिटिटर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, क्योंकि हम जीत सकते हैं, क्योंकि हम अपने पथ पे लगातार अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेय बहुत सफल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने की में व्यक्तिगत संतुष्टि वाह कारक। दोस्तों तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। दोस्तों आगे चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है, उच्च, मध्यम, कम से कम या पूर्ण। दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन क्या है? आपका उच्च। ठीक है, आगे चलते हैं 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। दोस्तों तो दोस्तों हम जानते हैं IQ बराबर क्या होता है? बुद्धि लब्धांक बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। दोस्तों तो हमें देखते हैं इसमें हमारी जो प्राप्त अंक हैं 16 वर्षीय बच्चे के आधार पे, तो हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं तो IQ हमारी कितनी हो जाती है? IQ हमारी 75 हो जाती है, एज और हमारी CA वास्तविक आयु 16 वर्ष हो जाती है। तो हमें क्या निकालना है? MA जो हमारी मानसिक आयु है उसे निकालना है। दोस्तों तो इसे हम देखिए सूत्र में लिख देते हैं। 75 क्या है? हमारा IQ है, MA और CA वास्तविक आयु और बटे वास्तविक आयु नीचे वाली है, ऊपर आयु की मानसिक आयु। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं ये फॉर्मेट में 75 और जो वैल्यू उसको उसकी जगह पे रख देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे? दोस्तों इनको इधर पक्षांतर कर देंगे जो जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में, तो ये 75 गुणे 16 बटे 100 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगा। तो अर्थात उसकी मानसिक आयु क्या है? 12 वर्ष है। दोस्तों आगे चलते हैं विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अन्य शिक्षकों समावेशन, दूसरा कोई ऑप्शन है विद्यार्थियों समावेशन, तीसरा है अभिभावकों समावेशन और चौथा है विद्यार्थियों बहिष्कार। दोस्तों तो इसमें क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का समावेशन। दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं सफल समायोजन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय संवेदनशीलता बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारिता और दक्षता संवर्धन। दोस्तों तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पृथक्करण। दोस्तों सफल समावेशन में निम्नलिखित की आवश्यकता होती है दोस्तों उसको पूछा है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार को अधिसंज्ञान में लेना। दूसरा है पुरुष महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना। दोस्तों अगला ऑप्शन है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। दोस्तों तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पहला ऑप्शन सही है। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार
को अधिक संज्ञान में लेना। दोस्तों आगे चलते हैं हम 29 क्वेश्चन की ओर। दोस्तों गुरुजी वाटविद कामतीटा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, लोगों को बताएं भी, क्योंकि मंदिर में जब प्रसाद बंटता है तो अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए, इसे सार्वजनिक बताएं। आगे चलते हैं हम शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। दोस्तों तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है, वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडित अपराध बनाया जाना, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। दोस्तों और अगला ऑप्शन है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देने चाहिए। आवासीय विद्यालय खोलना। दोस्तों क्या होना चाहिए? आवासीय विद्यालय खोलने चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।